हेलो एवरीवन। सो आज हम सेक्शन 24 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो सेक्शन किया था दैट वाज सेक्शन 22, persons who are liable for registration under GST, and in section 24 we are doing compulsory registration in certain cases. So इस सेक्शन में कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना इज़ कंपल्सरी। सो यहाँ पर देयर आर फ्यू पॉइंट्स, जिसमें से पहला पॉइंट जो है, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। कोई भी पर्सन जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा है, सो इन दैट केस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ही इज कंपल्सरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। फाइन, बट इसमें क्या है, एक कुछ एग्जेम्पशन है कि however threshold limit of ₹20 lakhs जो कि है, और 10 lakhs in case of special category states of मणिपुर, of मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, ये अवेलेबल है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के लिए। फाइन, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सर्विसेज के लिए एग्जेम्प्ट है, एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। फाइन, सो दूसरा पॉइंट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में रहकर अपना काम नहीं कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा, उसको क्या करना पड़ रहा है, ही इज़ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। लाइक वेडिंग, जो वेडिंग ऑर्गेनाइजर्स कंपनीज होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में शादी नहीं कराती, अलग अलग स्टेट में दे मूव, एंड ये एग्जांपल जो है CTP का है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में रह के काम नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे स्टेट्स में भी उसे जाना पड़ रहा है, तो उसको हर एक स्टेट में जहाँ वो जाएगा उसको रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवाना पड़ेगा। जिस स्टेट में वो जाएगा और उस स्टेट में जाके वो कोई टैक्सेबल सप्लाई करेगा, उसको उस स्टेट में जाके क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर इस पर भी क्या है, कुछ एग्जेम्पशन दे रखी है कि मतलब अगर कोई छोटा मोटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कि जो कि जिसका बिजनेस बहुत अच्छे बड़े लेवल पर नहीं है, तो जिसकी टर्नओवर, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख तक रहेगी, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख तक रहेगी, और वो CTP है, एंड दे आर मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, और वो भी किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। So they can take the exemption from compulsory registration. Fine. And the third point is persons who are required to pay tax under reverse charge on inward supplies received. On inward supplies received, जिसने, अगर कोई पर्सन है जिसने परचेज कराया है, एंड इन दैट केस वो परचेज करने पर उसको वो लायबल है टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज के अंडर, उसको उसकी लाइबिलिटी बन रही है टू पे द टैक्स, तो उस केस में भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होगा। फाइन, so the fourth point is non-resident taxable person making taxable supply. So non-resident taxable person कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो किसी और कंट्री से आके इंडिया में अपना कोई बिजनेस कर रहा है, और वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस कर रहा है, तो उसको चाहे वो कुछ थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर मतलब कि इंडिया में आके बिजनेस करेगा, बट ही हैज़ टू गेट हिज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। तो उसको रजिस्ट्रेशन अपना कैसा करवाना पड़ेगा, एंड ऑल द अदर थिंग्स, वो अदर मैटर है, वो दूसरे चैप्टर्स में आएंगी। बट इस पर हमें पढ़ना है, इस सेक्शन में जो हमें पढ़ना है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसमें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो NRTP इज अ पर्सन हु इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। देन द फिफ्थ पॉइंट इज ई-कॉमर्स। सो जो कोई भी ECO होगा, अब ECO का मतलब यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। सो सेक्शन 52 ये अलग चैप्टर है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे ECO के बारे में, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ECO का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक अमेज़ॉन है,
तो अमेज़ॉन का जो अपना एक प्लेटफॉर्म है, तो वो जो अमेज़ॉन होगा उसे हम क्या कहेंगे कि ही इज़ अ ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। तो कई बार क्या होता है, देयर इज़ एन ऑप्शन कि वहाँ पे अमेज़ॉन सेलर का ऑप्शन आता है कि अमेज़ॉन, वहाँ उससे क्या होगा कि वर्ल्ड इंडिया में कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अमेज़ॉन पे अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो वो अमेज़ॉन के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। सो इस केस में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म जो है अमेज़ॉन, वो है तो अमेज़ॉन का जो कि एक ECO है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो उसके प्लेटफॉर्म पर कोई अदर पर्सन जो कि एक सप्लायर है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा। जब कोई भी प्रोडक्ट कोई परचेज़र है वो उस सेलर का प्रोडक्ट परचेज करेगा, सो उस केस में जो ECO होगा वो एक अपना क्या करेगा, TDS डिडक्ट करता है। तो एक परसेंटेज ऑफ TDS उसे डिडक्ट करना पड़ेगा जब भी कोई अदर सेलर जो होगा वो उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी कोई गुड्स को सेल करता है। फाइन। तो इस केस में भी जो ECO होगा, यहाँ पर भी उसको कंपल्सरी रिक्वायर्ड है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। फाइन। Then the sixth point is person who are required to deduct tax under section 51 whether or not separately registered under this act. So कोई भी पर्सन, अभी हमने E-commerce का पढ़ा कि कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, TCS, तो यहाँ पर क्या था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स था और वो सेक्शन 52 था। यहाँ पे क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कि कोई भी पर्सन जो कि सेक्शन 51 के अंडर टैक्स डिडक्ट करेगा तो उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। फाइन। उसके बाद है पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। अगर कोई पर्सन जो कि किसी और के बिहाफ पे किसी और टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पर कोई सप्लाई कर रहा है, सो उस केस में उस पर्सन को भी, चाहे वो कोई एज एन एजेंट काम कर रहा हो या इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, मान लीजिए कि एक हेड ऑफिस है एंड उस हेड ऑफिस के अंडर देयर आर मेनी अदर ब्रांचेस जो कि उस हेड ऑफिस के अंडर काम कर रही हैं। सो उस केस में जो हेड ऑफिस है वो कई सप्लाईज जो है वो उन ब्रांचेस को दे रहा है, ठीक है, एंड उन ब्रांचेस को वो सर्विसेज दे रहा है एंड वो हेड ऑफिस जो होगा वो कई टाइम पे जो है उन सब ब्रांचेस से सर्विसेज शायद ना ले। अब वो नहीं लेगा सर्विसेज और सिर्फ सर्विसेज को देगा, तो उस केस में भी जो हेड ऑफिस है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना इज कंपल्सरी। फाइन। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल OIDAR services from a place outside India to a person in India other than a registered person. For example, let's say Google. इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं दैट इज़ गूगल। सो कोई भी पर्सन जो कि इंडिया में ना रहकर इंडिया में ऐसी सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, सो उस पर्सन को भी is compulsory required to get registered under GST. Then the next point is person who are required to pay tax under reverse charge under section 9 subsection 5. So कोई भी पर्सन जिसको रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करना है, ठीक है, रिवर्स चार्ज क्या होगा कि वो केस जिसमें the recipient of service or good is required to get himself registered so that he has to pay the tax. उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए क्योंकि वो रिवर्स चार्ज के केसेस हैं। फाइन। उसके बाद है 11th पॉइंट, such other person or class of person as may be notified by the government on the recommendation of the council. In future council जो होगी अगर कोई भी अदर एक्टिविटी को कोई अदर पर्सन को रिस्पॉन्ड करती है कि इसको भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी रिक्वायर्ड है, सो उस पर्सन को भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।